हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। और आज मैं वापस डेटा साइंस की बात करने वाला हूँ। और आज हम बात करेंगे डेटा साइंस लाइफ साइकिल पे। जितने भी लोग आईटी से हैं उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आइडिया होगा, पढ़ा भी होगा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं है तब भी आपने अपने बीटेक के कोर्स में या बीएससी बीसीए कोर्स में पढ़ाई की होगी। तो एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है इसका आइडिया आप सबको होगा। और अगर आप नए हैं इस फील्ड में और आप पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं तो एक आईटी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक आईटी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सब एक कॉमन टर्म है उन स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए जो आप लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो आज हम बात करेंगे डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या एक डेटा साइंस इनिशिएटिव रन करना चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या स्टेप्स उसमें होते हैं, बेसिक स्टेप्स हम उसकी बात करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा कोर्स से, जो है योर डेटा हैज़ अ स्टोरी टू टेल। जैसा मैंने अपने पिछली वीडियोस में कहा था कि डेटा स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स इनिशिएटिव। हर डेटा कुछ ना कुछ कहता है, इसीलिए हर डेटा के थ्रू आप एक कहानी कह सकते हैं। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट गेटिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, ये तो हम सब जानते हैं। और हमने अपने पिछले वीडियोस में डेटा साइंस पे जब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। राइट, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है, और वो वीडियो जाके आप देख लो, इसका लिंक दिया रहेगा। सो डेटा साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि इट इज अ रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इन्वॉल्व्स वेरियस मॉडल्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन डेटा। और वो मॉडलिंग क्या होती है, डिफरेंट मॉडल्स क्या है, इसका भी हमने कुछ हद तक बात किया है पिछले वीडियोस में। तो एक बार उनको जाकर के आप देखो। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री एरियाज में एनालिटिक्स और डेटा साइंस कैसे यूज़ आ रहा है, और अगर आप उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्रीरिक्विजिट क्या है और आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेटा कैप्चर। डेटा कैप्चर कहाँ से होता है, जितने भी आपके ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स होते हैं। ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स कौन कौन से हैं, आपका कोई ईआरपी हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जाम्पल या एचआर सिस्टम हो गया, या फिर वेरियस आईओटी डिवाइसेस। जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, उसमें लगा हुआ है बॉयलर, वो पल पल आपको उसके टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा है, वहाँ पर एक आईओटी डिवाइस लगा हुआ है। बॉयलर मेरा फेवरेट एग्जाम्पल होता है। मैं हर आईओटी डिवाइसेस के बारे में बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले बॉयलर के बारे में बोलता हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट दैट्स द ओनली डिवाइस विच गिव्स यू डेटा। आजकल आईओटी का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह हो रहा है। आपके घर के मीटर्स में भी आईओटी डिवाइसेस लगे होते हैं जो डेटा थ्रू आउट करते हैं, आपके कार्स में आईओटी डिवाइसेस लगे होते हैं। सो किसी भी ट्रांजैक्शनल सिस्टम से डेटा आ रहा है, वो डेटा एक्विजिशन है। अब हम आते हैं इस डेटा को स्टोर करने के लिए, कि वहाँ से हमने वो डेटा कैप्चर कर लिया, तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको हम किसी जगह पे रखेंगे अपने एनालिसिस के लिए। वो जो डेटा स्टोरेज होता है वो अगला स्टेप है। और जनरली हम डेटा वेयरहाउस सेटअप करते हैं, कुछ लोग डेटा लेक सेटअप करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि डेटा लेक और डेटा वेयरहाउस में क्या अंतर है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है, मे बी एसएपी हो सकता है या कोई और दूसरा ईआरपी हो गया, एसएपी, जेडी, ओरेकल, कहीं भी पड़ा हो, किसी डेटाबेस में पड़ा हो, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और उसको डेटा वेयरहाउस में आकर लोड करना है। तो जब डेटा वेयरहाउस में आप लोड करते हो तो बेसिकली आप डेटा को क्लेंस भी करते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग भी कर लेते हो उसकी। और डेटा स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो डेटा वेयरहाउस सेटअप करना अपने आप में एक बहुत ही भारी काम है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट्स आते हैं जो पूरा डेटा वेयरहाउस डिज़ाइन करते हैं, और उसमें आप ला करके अपना डेटा लोड करते हो। हडूप को मैंने एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पे हडूप जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है बिग डेटा में, अगर आप बिग डेटा के बारे में जानते होंगे तो हडूप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स राइट नाउ। तो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल यही हो रहा है। तो डेटा हमने स्टोर कर लिया, अब स्टोर करने और उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा।
प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग। नाउ डेटा आर्किटेक्चर हो गया, उसको आपने डेटा डिजाइन कर लिया, उसको आपने मॉडल कर लिया, डेटा ऐसे ऐसे स्टोर होने वाला है, वो डेटा मॉडलिंग हो गया, राइट। एक टेबल तो लाएंगे नहीं आप, आपके पास सैकड़ों टेबल आते हैं, बहुत सारा डेटा आता है, पूरा इसका एक सिस्टम बनता है, तो डेटा मॉडलिंग होती है उसकी। डेटा इस तरह से बनेगा रहेगा आपके स्टोरेज सिस्टम में, डेटा मॉडलिंग हो गया आपका। लेकिन जब उसको आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उसको क्लासीफाई करना होता है, क्लस्टरिंग करना होता है उसका, ये सब डेटा साइंस में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे अगर आप डेटा साइंस पाथ चूज करते हैं तो। उसका आप सर्टिफाइड डेटा सेट्स बनाते हो। अब सर्टिफाइड डेटा सेट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन एक तरह से वो डेटा सेट होता है जो यूनिवर्सली ट्रू होता है इस उस पर्टिकुलर सेटअप में, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, उन पे आप डेटा माइनिंग करते हो, डेटा माइनिंग करने के लिए आप उस पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स लिखते हो। तो ये एक तरह से डेटा प्रोसेसिंग करके आप पूरा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग मॉडल तैयार करते हो उसका, और उसके बाद उस पे आप आकर के एनालिसिस करते हो। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, हम डेटा कैप्चर करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या, हम डेटा को प्रोसेस करते हैं जिसमें डेटा माइनिंग भी आ जाता है। और स्टेप नंबर 4 हुआ कि अब हम उस पर एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आता है एनालिटिक्स में और डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में और डेटा साइंस में। एनालिटिक्स में जनरली क्या करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो उस पर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, उस पर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स चलाते हैं, डिफरेंट मॉडलिंग करते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी कन्फर्मेटरी एनालिसिस, रिग्रेशन, टेक्स्ट माइनिंग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सब इसका हिस्सा होता है। तो स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, डेटा एनालिसिस। अब आप जब इतना सब कुछ कर लेते हो तब जाके उसको आप विजुअलाइज करते हो। डेटा एनालिटिक्स में क्या करते हैं हम, जनरली डेटा हमारा आ गया है, उसको हम तुरंत विजुअलाइज करके हम बताते हैं अच्छा ठीक है ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पर इश्यूज आ रही है, यहाँ पे इश्यूज, यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा रिसर्च लगाते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर रन करते हैं, जैसे रिग्रेशन हो गया, और पता करते हैं कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है तो इसमें इसकी वजह, इसमें ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। या जब आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हो तो आप बताते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। सो ये एक स्टेप आ जाता है एक्स्ट्रा डेटा साइंस में। तो अगर हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल की बात करें तो स्टेप नंबर 4 आपका डेटा एनालिसिस हो गया। स्टेप नंबर 5 फिर आता है डेटा विजुअलाइजेशन, जहां पर इन सब को जो कुछ आपने अब तक किया, तैयार किया, उसको आप विजुअलाइज करते हो किसी भी विजुअलाइजेशन टूल में, जैसे टाब्लू हो गया या फिर पावर बीआई हो गया, क्लिक व्यू हो गया, और भी कई टूल्स हैं, राइट। और इन द एंड द लास्ट पार्ट इज योर स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उसको उनको आप कम्युनिकेट करते हो, बताते हो कि आपका डेटा ये स्टोरी बता रहा है, राइट। तो मैंने क्या कहा, एवरी डेटा हैज अ स्टोरी टू टेल। इन द एंड आपका डेटा एक कहानी बताएगा, और वो कहानी वो किस तरह से बताएगा वो आप एनालिसिस जब करोगे उसका, उस पर आप डेटा पे रिसर्च करोगे, तो वो डेटा आपका एक पर्टिकुलर स्टोरी बताएगा, जिसे हम अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं और बोलते हैं कि इस डेटा से हम ये समझ पाए हैं, ये डेटा ये कह रहा है। तो फाइनली effective data scientists are able to develop and ask questions. Effective data scientists are able to ask questions, acquire data from variety of data sources, organize the data, translate the results into solutions, and present their finding in a way that influences business decision. और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो हमने इन 5 स्टेप्स में हमने इसकी बात की कि डेटा को कैप्चर करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को विजुअलाइज करना, और इन द एंड डेटा को रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। ऑलराइट, सो these talents are required in practically every industry, है ना। आजकल लगभग हर सेक्टर में इसकी जरूरत है, और इसीलिए स्किल डेटा साइंटिस्ट आर बिकमिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस। ऑलराइट, सो होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, और अगर आप डेटा साइंस में अपना कैरियर सोच रहे हैं तो आप
इन सारे स्टेप्स को एक बार डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। हर स्टेप का अपना एक डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट है और हर स्टेप अपने आप में काफ़ी 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 वास्ट है। सो इसीलिए यू विल नॉट फाइंड दैट वन पर्सन एक्चुअली नोज एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉबेबली आपको पता चलेगा कि डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस में कुछ ओवरलैप हो रहा है, डेटा कैप्चर एंड डेटा स्टोरेज में थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन, और हो सकता है कि जो डेटा एनालिसिस करता हो वो विजुअलाइजेशन भी जानता हो। पर जहाँ तक मैंने देखा है कंपनीज में हर स्टेप्स के लिए एक स्किल सेट है जो काफ़ी डिटेल्ड है। तो कई बार जैसे होगा कि आपने एनालिसिस तो किया है लेकिन विजुअलाइज करने के लिए आपके पास एक टैब्लो एक्सपर्ट होगा या कोई और विजुअलाइजेशन टूल है उसका एक्सपर्ट होगा। डेटा स्टोरेज के लिए जनरली डेटा इंजीनियर्स होते हैं जो एक डिफरेंट स्किल सेट है ऑल टुगेदर। सो इसलिए हर स्टेप अपने आप में वास्ट है और आपको किस स्टेप में रहना है ये आपको तय करना है। सो होपफुली लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।